महीनों से सड़क पर जमी बर्फ हटाई जा रही है। बाबा केदारनाथ के धाम तक श्रद्धालुओं के पहुंचने की राह खोलने की शुरुआत हो चुकी है। केदारनाथ की यात्रा 25 अप्रैल से शुरू होनी है, लेकिन 2 महीने पहले ही तैयारियां जोरों पर हैं ताकि भोले के भक्तों को दर्शन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए अब नए रास्तों और रोपवे की सहूलियत भी मिलेगी। क्या क्या तैयारियां चल रही हैं केदारनाथ में, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सजने जा रहा है बाबा केदार का दरबार। भोले के भक्त आसानी से पहुंचेंगे केदार धाम के द्वार। सड़कों पर कई फीट बर्फ जमी है। केदारनाथ के आसपास अब भी सर्द हवाओं का राज है, लेकिन भक्तों के लिए केदार धाम की राह खोलने का काम शुरू हो चुका है। इस साल 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होनी है, लेकिन बाबा के दरबार में आने वाले भक्तों को कोई दिक्कत न हो, इसलिए तैयारियां करीब 2 महीने पहले ही शुरू हो गई हैं। केदारनाथ धाम के ट्रैक रूट पर जो बर्फ है अभी उसको हटाने का कार्य हमारा प्रारंभ हो गया है और अभी 25 श्रमिक उसमें कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में उसकी संख्या को बढ़ाएंगे और उम्मीद है कि 5 दिन के भीतर हमारा जो पूरा मार्ग है वो खुल जाएगा। महीनों तक शून्य से नीचे के तापमान ने पूरे केदार धाम को बर्फ की मोटी चादर से ढक दिया है। लिचौली से केदारनाथ तक की पूरी सड़क पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। ये रास्ता कई महीने तक बंद रहा, लेकिन अब इस बर्फ को हटाकर सड़क को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले भक्तों की सहूलियत का सारा सामान पहुंचाया जाता है। इस काम में करीब 2 महीने का वक्त लग जाता है। बाबा केदार के दरबार में भक्तों के पहुंचने की राह आसान बनाने के लिए कई बड़े कदम भी उठाए गए हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक 9 किलोमीटर का रोपवे बनाया जा रहा है। इस रोपवे पर 900 करोड़ की लागत आएगी। इसके साथ ही कुंड से गुप्तकाशी तक 8 किलोमीटर की सड़क मार्ग का निर्माण हो रहा है। इस सड़क पर 99 करोड़ की लागत आएगी। गौरीकुंड से केदारनाथ तक रोपवे बनने से केदारनाथ धाम आने वाले बुजुर्गों को खासी सहूलियत मिलेगी। पैदल रास्ते से ये दूरी 16 किलोमीटर की होती है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए 16 किलोमीटर की ये ट्रैकिंग बेहद मुश्किल होती थी। रोपवे बनने से गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंचने में महज 35 से 40 मिनट लगेंगे, जबकि पैदल चढ़ाई में इस रास्ते पर करीब 12 से 14 घंटे लग जाते हैं। यानी आने वाले वक्त में भोले के भक्तों को केदार धाम में कई सौगातें मिलने वाली हैं। फिलहाल इस साल बाबा के दर्शन के लिए केदार धाम में तैयारियां जोरों पर हैं। कोशिश यही है कि बाबा के दरबार में आने वाले भक्तों को पूरी सहूलियत के साथ बाबा केदार के दर्शन हो पाएं और भोलेनाथ के दरबार का ये सफर हर भक्त के लिए यादगार बन जाए। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर के बारामूला, जो इस वक्त जश्न में बर्फ मना रहा है। इस उत्सव में देश विदेश से आए सैलानी जुटे हैं। पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों के चेहरे खिल गए और इस मौके पर यहां के लोग अपनी कला, शिल्प और हुनर से भी सैलानियों को रूबरू करा रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी की फिजा खुशगवार होती जा रही है। कुदरत की बेहिसाब बख्शीशों से बनी इन वादियों में अब बम बारूद की डरावनी मनहूसियत की जगह उत्सव उल्लास का रंग दिखाई दे रहा है। बारामूला के राफियाबाद में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित स्नो फेस्टिवल में लोगों का उत्साह इस बात की गवाही दे रहा है। मुंड दजी स्नो फेस्टिवल के नाम से मशहूर इस कार्निवल में स्थानीय कलाकार हसीन वादियों में जमी बर्फ की मोटी परत को अपने अनूठे हुनर से तरह तरह की आकृतियों का रूप दे रहे हैं। बर्फ से बनी इस गुफा को देखिए। देखने से लगता ही नहीं कि ये कुछ देर की मेहनत का नतीजा है। बर्फ का ये टनल सैलानियों का सेल्फी पॉइंट बन गया है। अब जरा कलाकार के इस शिल्प को महसूस करने की कोशिश करिए। इसने तो बर्फ की रॉयल मर्सिडीज कार ही बना दी है। रियल लुक देने के लिए कंपनी का लोगो भी लगा दिया है।
यहाँ आने वाले सैलानी बर्फ की इस कार में घुसकर फोटो खिंचवाने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। अब जरा बर्फ से बने इस घरौंदे को देखिए। घरौंदे में रौनक बिखेरने के लिए लाल और हरे रंग का इस्तेमाल कर बाकायदा इसका रंग रोगन भी कर दिया गया है। दरअसल घाटी की फिजा बदली है तो 3 दशक तक गुमनामी और मनहूसियत के साए में रहने वाले कलाकारों का हुनर भी निखरने लगा है। इसीलिए सरकार और प्रशासन को कोसने वाले अब नदारद हैं, कृतज्ञता प्रकट करने वाले मुखर हैं। ये हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मोहतरमा डॉक्टर सैरिश असगर साहिबा की, जो यहाँ उन्होंने तशरीफ लाई। तो ये हमारी एक देरीना मांग है गवर्नमेंट से, तो आज हमें कुछ उम्मीद की किरण नजर आने लगी। मुंड दजीस्तो फेस्टिवल में खुशियों के बेशुमार रंग आपको देखने को मिल जाएंगे। कहीं कोई बेहतरीन हस्तशिल्प की दुकान सजाए बैठा है तो कोई घाटी में पाई जाने वाली रोग निवारक जीवन रक्षक जड़ी बूटियों की प्रदर्शनी दिखा रहा है। इतनी हसीन वादी में जब ज्ञान, कला और शिल्प के इतने बेशुमार रंग होंगे तो सैलानी यहाँ आने से खुद को कैसे रोक पाएंगे। इस स्नो फेस्टिवल में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जिला प्रशासन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत बढ़िया फैसला लिया है, जो यहाँ स्नो फेस्टिवल का आज पहली बार इनेकाद हुआ है। इसमें यूथ सर्विस सपोर्ट्स जो डिपार्टमेंट है, इसने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। हमने तीन इवेंट्स जो है इसमें ऑर्गेनाइज किए हैं। स्नो फेस्टिवल में कई तरह के खेलों का भी आयोजन किया गया है। बर्फीली वादी में वॉलीबॉल का कोर्ट तैयार किया गया है, जहां इसके खिलाड़ी जमकर अपनी स्पोर्ट्समैनशिप की नुमाइश कर रहे हैं। भारत में काफी लोकप्रिय हो चुके क्रिकेट का मैदान भी तैयार है, जहां पूरी गंभीरता से T20 प्रतियोगिता चल रही है। बर्फ की सतह पर मैट बिछाकर शानदार पिच तैयार किया गया है। शासन की नीयत ठीक हो तो हालात में इसी तरह क्रांतिकारी बदलाव आ जाते हैं। ये वही कश्मीर है जहां 5 साल पहले तक आतंक का भयानक साया मंडराता था। अब आतंक की जगह उमंग, उल्लास, उत्साह का खजाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बर्फबारी के नजारों के बाद राजस्थान लिए चलते हैं। राजस्थान के जालौर में ऐसी ही एक शादी देखने को मिली, जहां दूल्हा अपनी दुल्हन की डोली हेलीकॉप्टर से लेकर आया। बड़ी मजे की बात है। और बड़ी बात यह है कि इस गांव में सड़क तक नहीं है, बस एक यहां बसें भी नहीं आती हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर से दुल्हन का आगमन इस गांव के लिए किसी खूबसूरत एहसास से कम बिल्कुल नहीं है। राजस्थान के जालौर में आसमान से उतरता ये हेलीकॉप्टर का वीडियो गांव के इतिहास में दर्ज हो गया है। इस गांव में पहली बार कोई दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में बिठाकर लाया है। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए गांव वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। भारी तादाद में गांव वाले हेलीकॉप्टर से उतर रहे दूल्हा दुल्हन को देखने पहुंचे। जालौर का ये इलाका बुनियादी जरूरतों को तरसता रहा है। स्कूल, सड़क, पानी, अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाओं का हमेशा अभाव रहा है। वहां हेलीकॉप्टर को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोग इस पल को कैमरे में कैद करने लगे। दरअसल दूल्हे ताजाराम भीचर की शादी बीकानेर की निर्मा के साथ तय हुई, तो बेटे ने अपने पिता के सामने ख्वाहिश रखी। बेटे ने कहा कि वो अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लाना चाहता है। ताजाराम की चाहत को पूरी करने के लिए पिता राम प्रताप ने प्रशासन से हेलीकॉप्टर को उतारने की अनुमति ली और अपने ही खेत में हेलीपैड बनवाया। और ऐसे में जब ताजाराम अपनी दुल्हन को लेकर इस शाही सवारी से गांव आया, तो तमाम लोग हेलीकॉप्टर से आए दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए बेकरार थे। आखिर जिस गांव में सड़क ना हो, बस तक ना आती हो, वहां हेलीकॉप्टर की लैंडिंग तो गांव वालों के लिए किसी ख्वाब के पूरे होने जैसा थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी शादी जो जम्मू कश्मीर के कठुआ में चर्चा का विषय बनी, और उसकी वजह है हेलीकॉप्टर से दुल्हन का आगमन। कठुआ के दूल्हा पारस ने पंजाब की लड़की से शादी की। अपने दादा की इच्छा को पूरा करते हुए दुल्हन की डोली हेलीकॉप्टर से लेकर आया। इस नजारे को देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। गाजे बाजे से दुल्हन का शानदार स्वागत किया गया।
किसी भी शादी में बैंड बाजा, गाना बजाना, नाचना ये तो आम बात है, लेकिन जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के फलोट गांव की बैंड बाजा बारात कुछ खास थी। आखिर दुल्हन की डोली यहां आसमान में परवाज भरते हेलीकॉप्टर से जो पहुंची थी। दुल्हा पारस मेहता जैसे ही चॉपर से अपनी दुल्हन को लेकर गांव आया, नव विवाहित जोड़े के स्वागत में पूरा गांव उमड़ पड़ा। ढोल नगाड़ों के बीच दुल्हा दुल्हन का जबरदस्त स्वागत सत्कार हुआ। गले में फूलों की माला डाली गई और उन पर फूल बरसाए गए। एक तो शादी की खुशी, दूसरा हेलीकॉप्टर से डोली और तीसरा उत्साह से भरा माहौल। दुल्हा दुल्हन की खुशी देखते ही बन रही थी। ऐसे में वो खुद को नाचने और सेल्फी लेने से रोक नहीं सके। आज तो वैसे ही मजा आ रहा है देख के, इतना खुशी हो रही है मैं बयान ही नहीं कर सकता। और सबसे ज्यादा खुशी ये हो रही है जो मेरा लाइफ पार्टनर, उसको अलग फीलिंग दिलानी थी मुझे कि तू मेरी लाइफ पार्टनर बन रही है ना, तो उसको अलग फीलिंग दिखानी थी कि किससे शादी हो रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि ऐसे कभी आऊंगी, बट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा कि लाइफ में मैं ये चीज सोच भी नहीं सकती थी। ऐसा फील हो रहा है, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा फील हो रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ के कारोबारी अजीत मेहता के बेटे पारस की शादी पंजाब के दीनानगर की लड़की से तय हुई थी। पारस के दादा की इच्छा थी कि बहू की डोली खास अंदाज में पहुंचे। दादा तो रहे नहीं, लेकिन उनका सपना पारस और घर वालों ने सच कर दिखाया। दीनानगर से कठुआ दुल्हन की डोली हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंची। गांव में हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए विशेष हेलीपैड बनाया गया और प्रशासन से जरूरी अनुमति ली गई। हमारे जो पिताजी स्वर्गीय श्री जनकराज मेहता जी, जिनका एक सपना था कि इस बेटे को पारस मेहता को जैसे भी होता है इसको जहाज पर ही लेना है, इसकी शादी जहाज पर लेकर जाना है और जहाज पर लेकर आना है। लेकिन हम ले नहीं सके, लेकिन वापसी वे दुल्हन को लेकर वापस आ गए। वैसे भी आजकल राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के गांवों में शादी को स्पेशल बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से बारात ले जाना या दुल्हन की विदाई कराने के लिए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल करने का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है। जाहिर है कठुआ के गांव वालों को भी ये शादी सालों तक याद रहेगी। कठुआ से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब खबर एक अनोखी दुल्हन की अनूठी विदाई की दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के मंडला में दुल्हन बनी एसडीपीओ को पुलिस कर्मियों ने शानदार तरीके से विदाई दी। नैनपुर की एसडीपीओ रही आकांक्षा जब शादी के बाद अपने ससुराल के लिए रवाना हो रही थी, तब मंडला पुलिस ने उनका शानदार स्वागत किया। उनके रास्ते में फूल बिछाए गए, रास्ते भर पुष्प वर्षा की जाती रही। जैसे ही आकांक्षा अपने दूल्हे के साथ मंडला के रपटा घाट पहुंची तो ढोल और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत और उनकी पत्नी ने दूल्हा दुल्हन की आरती उतारी। उसके बाद उन्हें नर्मदा पूजन के लिए नर्मदा तट पर ले जाया गया। यहां मंत्रोच्चारण और पूरे रीति रिवाज के साथ पूजन करवाया गया। इसके बाद बालाघाट जोन के आईजी संजय कुमार ने भी नवदंपति का स्वागत किया और शादी के बाद जब आकांक्षा अपने पति के साथ मंडला से होकर गुजर रही थी तो मंडला पुलिस ने उन्हें अपने परिवार की बेटी बताते हुए ये यादगार विदाई दी और उन्हें भावुक कर दिया। ये वाकई मुझे महसूस करा रहा है कि मैंने मंडला में जब पुलिस विभाग के लिए अपनी ड्यूटीज की हैं तो इस विभाग ने मुझे पुलिस परिवार की बेटी के रूप में ही देखा है। आज यहाँ मेरे आईजी साहब हैं, एसपी सर हैं, एसपी मैडम है और मंडला पुलिस का पूरा परिवार है। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे वाकई ये एहसास कराया कि मंडला ही मेरा वास्तविक मायका है। आकांक्षा चतुर्वेदी जो हमारे ज़िले में डीएसपी एसडीपी नैनपुर के रूप में रही हैं, वो ज़िले की प्रोबेशनर भी रही हैं और यहाँ पे एसडीपी भी रही हैं। और उनका जो पुलिस का जो विभाग का जो मैक्सिमम कार्यकाल उनका नैनपुर में बीता है, तो हमने पुलिस परिवार ने अपनी बेटी की तरह से उनको आज विदा किया है।
कश्मीर की 11 साल की बिटिया तूबा बशारत ने मार्शल आर्ट्स में न केवल अपने इलाके बल्कि देश का नाम रोशन किया है। तूबा बशारत ने SQAY इंटरनेशनल चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते। तूबा के परिवार वाले इनकी इस कामयाबी से बेहद खुश हैं और इन्हें इस क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। तूबा बड़े होकर मार्शल आर्ट्स में ही अपना करियर बनाना चाहती हैं और कोच बनकर लड़कियों को मार्शल आर्ट में ट्रेन करना चाहती हैं। तूबा का कहना है कि लड़कियों को कोई ना कोई खेल जरूर खेलना चाहिए। वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज थी, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया। पहले था हमारा डिस्ट्रिक्ट का, उसमें मुझे गोल्ड मिला। फिर उसके बाद स्टेट था, फिर मुझे स्टेट में भी गोल्ड मिला। फिर स्टेट से मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गई थी। फिर मैंने नेशनल जो जम्मू में था, मैंने उधर पे भी गोल्ड मेडल जीता। फिर उधर से फिर मैं इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हो गई थी। वहाँ पे अब मैंने 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुशी फील हो रही है हमें, क्योंकि हमें इसको बचपन से ही बहुत ही इंटरेस्ट रहा है मार्शल आर्ट्स में। तो हमने भी इसको बहुत ही सपोर्ट किया। इसमें हमने सोचा अगर इसको इतना इंटरेस्ट इसमें है तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं इस बेटी का बाप हूँ। इसने इतनी छोटी उम्र में पहले नेशनल खेला, उसमें भी अवार्ड लाया, फिर इंटरनेशनल उसमें भी 2 अवार्ड लिए, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। टिहरी झील क्षेत्र अपने मकसद को तो पूरा कर ही रहा है, सैलानियों का बड़ा सैरगाह भी बन गया है। इसलिए टिहरी प्रशासन ने पर्यटकों को सौगात देने का मन बना लिया है। अब टिहरी झील में 4 और बोटिंग पॉइंट्स बना दिए जाएंगे और कई बड़े बोट फिर चलाने की प्लानिंग है, ताकि और ज्यादा तादाद में सैलानी यहां पर आ सके। चारों तरफ सुंदर पहाड़, भव्य प्राकृतिक नजारे, झील का सुंदर साफ पानी टिहरी झील की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। उस पर से झील में होने वाले वाटर स्पोर्ट्स और बोटिंग एक्टिविटीज सैलानियों को तो अपनी ओर आकर्षित करते ही हैं। झील में मौजूद फ्लोटिंग होटल का मजा लेने के लिए सैलानी दौड़े चले आते हैं। अब टिहरी झील क्षेत्र में पर्यटकों को और लुभाने के लिए प्रशासन ने एक और प्लान बनाया है। अब टिहरी झील में 4 नए बोटिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। ये बोटिंग पॉइंट्स डोबरा, सांदड़ा, तिवाड़ गांव और टिपरी में बनेंगे। इसके लिए टिहरी झील स्पेशल जोन को पर्यटन विकास प्राधिकरण ने हरी झंडी भी दे दी है। यही नहीं, इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से टेंडर भी जारी कर दिया गया है। हमने इसका पूरा सर्वे करा लिया है कि कहां पर हम इसको और हम जेटीज का हम कर सकते हैं, जिससे टिहरी झील के आसपास में रोजगार और बढ़ सके। और साथ ही साथ में जो हमारे कोटी कॉलोनी में जो मुख्य एक मांग थी कि जेटी की साइज बढ़ाई जाए, उसमें भी प्रस्ताव हमने बना लिया है। शासन को भी हमने इसको प्रेषित कर दिया है। अभी तक टिहरी झील में सिर्फ एक बोटिंग पॉइंट बना हुआ है, जहां से 99 बोटों का संचालन हो रहा है, जिससे वीकेंड पर सैलानियों की संख्या बढ़ने से दिक्कतें बढ़ जाती हैं। लेकिन नए बोटिंग पॉइंट बनने से एक तरफ सैलानियों की संख्या बढ़ेगी तो दूसरी तरफ इलाके के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नए बोटिंग पॉइंट्स की रूपरेखा तैयार है तो यहां से क्रूज, शिकारा और पैरासेलिंग बोट संचालित करने के लिए लाइसेंस भी जारी किए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसी साल से टिहरी झील में पैरासेलिंग, क्रूज और शिकारा की सेवा शुरू हो जाएगी। टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगर आप भी छुट्टियों की प्लानिंग करने वाले हैं, कहीं घूमने का मन बना रहे हैं, तो सिलीगुड़ी से आई खबर आपके लिए है, जहां फ्लोटिंग होम स्टे की व्यवस्था की गई। यानी एक ऐसा ठिकाना जो पानी के ऊपर होगा, जिसका लुत्फ उठाने के लिए सैलानी काफी उत्साहित है। अगर इरादा फौलादी हो तो कोई बाधा उसकी राह का कांटा नहीं बन सकती। कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से नामुमकिन से दिखने वाली मंजिल को भी हासिल किया जा सकता है। प्रकृति और सौंदर्य के बीच जीने की चाह रखने वालों का फ्लोटिंग होम स्टे में स्वागत है, जिसे इस तालाब में बसाया गया है। फ्लोटिंग होम स्टे में बैठने से लेकर सोने तक का खास इंतजाम है। अगर आप आपाधापी और तनावग्रस्त जिंदगी से दूर
सुकून के 2 पल बिताना चाहते हैं तो पानी में तैरते इस फ्लोटिंग होम स्टे से बढ़िया दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता। 1 बेडरूम फ्लैट की सुविधाओं से लैस इस तैरते घर को भी बड़ी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। सुरक्षा के सभी मानकों का ध्यान रखते हुए इस तैरते घर को मजबूती प्रदान की गई ताकि सैलानी दिन में लहरों का राजहंस बनकर लुत्फ उठाने के बाद रात में चैन की नींद सो सके। सुबह की पहली किरण जब तालाब के पानी को छूकर फ्लोटिंग होम स्टे की खिड़कियों में झांकती है तो इस घर का कोना कोना सुनहरी छटा से दमक उठता है। इस फ्लोटिंग होम स्टे को तैयार करने की खुशी सिलीगुड़ी के रहने वाले रुपेश कुमार मलिक के चेहरे पर साफ दिख रही है। विलेज में एक सबसे यूनिक फ्लोटिंग होम स्टे है स्टे करने के लिए। शायद ये आप लोग कहीं स्टे किया नहीं होगा या कोई देखा भी नहीं, आप यहाँ पर आके स्टे कर ही सकते हैं। सबसे अलग यूनिक है। अब जरा इस तैरते घर की बनावट पर नजर डालिए, जिसे तैयार करने के लिए रुपेश ने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली बल्कि YouTube पर अपलोड एक वीडियो की मदद से इसे बनाया है। काफी रिसर्च के बाद इसे तैयार करने में 6 महीने का वक्त लगा। लोहे, लकड़ी, कांच और 14 ड्रम की मदद से इसे तैयार किया गया। तालाब से लेकर किनारों पर बसे इन आशियानों पर 14 लाख रुपए की लागत आई, जो अब सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। मैं सबको बोलूंगा कि आप आओ, आके एक बार घूम के जाओ, शायद अच्छा लगेगा, सबको ही अच्छा लगेगा। कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगेगा, एक फ्लोटिंग हो रहा है एक घर जैसा। और आप यहाँ पे आओ, रेस्टोरेंट भी है और खाना भी बहुत बढ़िया ही होगा। सुना है जगह अच्छा है तो खाना भी अच्छा होगा। नक्सलबाड़ी के मोरीजोत इलाके में इस फ्लोटिंग होम स्टे की चर्चा दूर दूर तक हो रही है, जहां सैलानी सिर्फ 1000 रुपए देकर इस फ्लोटिंग होम स्टे का लुत्फ उठा सकते हैं। जयदीन बाग, सिलीगुड़ी, गुड न्यूज टुडे। नई मुंबई में इन दिनों हजारों की तादाद में फ्लेमिंगोज दिखाई दे रहे हैं। इन फ्लेमिंगोज को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। जब ये खूबसूरत पंछी एक साथ आसमान में उड़ते हैं तो सभी की निगाहें इन्हीं पर टिक जाती हैं। फ्लेमिंगोज खारे पानी के आसपास ही अपना घोंसला बनाते हैं। चलिए अब आपको बंगलुरु में आयोजित सीआरपीएफ की ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल दिखलाते हैं, जहां सीआरपीएफ के 4 पैरों वाले योद्धाओं ने गजब की कलाबाजी दिखाई। प्रदर्शन के दौरान डॉग स्क्वाड ने विस्फोटक बमों की खोज की तो कभी दुश्मनों की चालबाजी को नाकाम करने वाली चतुराई भी दिखाई है। शानदार संतुलन, लाजवाब एकाग्रता, कमाल की कलाबाज, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों को पार कर लक्ष्य तक पहुंचते सीआरपीएफ के सुपर डॉग। यूं ही कोई सुपर डॉग्स नहीं हो जाता है, बल्कि ट्रेनिंग के मैदान में उसे दिन रात तपना पड़ता है। एक योद्धा की तरह खुद को साबित करना होता है, तब कहीं जाकर डॉग्स की प्रतिभा निखरती है। बेंगलुरु में राष्ट्रीय पुलिस K9 सेमिनार का उद्घाटन हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के जवानों ने एक सीक्रेट मिशन की तर्ज पर मॉक ड्रिल की शुरुआत की। विषम परिस्थितियों में डॉग्स की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये सुपर डॉग्स ने अपनी कलाबाजी और अलर्टनेस से साबित कर दिया। इन डॉग्स को भी जवानों की ही तरह बेहद अनुशासित जीवन शैली अपनानी होती है। समय पर उठना, समय पर परेड, समय पर खाना, तब कहीं जाकर तैयार होता है सुपर डॉग। डॉग हैंडलर इन विशेष डॉग्स में खास हुनर विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जोखिम भरे अभियान हो, खोजी मिशन हो, इन डॉग्स की ड्यूटी लगा दी जाती है, जो दुश्मन के दांत खट्टे करने में सक्षम होते हैं, जो पलक झपकते ही किसी आतंकी का चैप्टर क्लोज कर सकते हैं। बेंगलुरु से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।